तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब लोग हेडिंग डाल लें, हेडिंग डालें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देख लिया, डिकम्पोजिशन देख लिया, और अब हम देखने वाले हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले कि हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ देखें, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। A reaction in which, सभी लोग फटाफट नोट करें, a reaction in which one element substitutes or displaced another element। फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखें, a reaction in which one element displace another element in a compound, a reaction in which one element displace another element in a compound to gives an entirely new compound, to gives an entirely new compound। नोट कर लीजिएगा तो आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा डन सर। आप थंब साइन का यूज कर सकते हैं, आप डन लिख करके भेज सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे आप लिख के ओके। तो आदित्य ने कहा है हो गया है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे बेटा। इस तरफ थोड़ा सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा और कम कर लेता हूं। ओके, तो अब क्लियर दिख रहा होगा, अब सारी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी हैं। ओके, ठीक है। तो आपने देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लूं। आपने सब लोगों ने नोट कर लिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पे आपको दो बॉल दिख रही हैं, जरा ध्यान से देखें। एक बॉल का कलर रेड है और दूसरे बॉल का कलर ब्लू है, और एक दूसरा रिएक्टेंट एक दूसरा बॉल है जिसका कलर है आपका ग्रीन। यहाँ पे आप बॉल को रिएक्टेंट समझ के चलें। यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल के फॉर्म है जिसमें दो अलग अलग एटम है, ये दूसरा वाला एटम जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा, और जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट रिएक्ट तो प्रोडक्ट बनाते हैं। एक बार ध्यान से इधर देखिए, आपने कुछ देखा, जरा ध्यान दीजिए, क्या आपने कुछ देखा? आपने देखा ये रेड कलर ब्लू कलर के साथ था, और अभी ये ब्लू कलर किसके साथ हो गया? ग्रीन कलर के साथ। ये धोखेबाज निकला ब्लू कलर, ब्लू वाला बॉल धोखेबाज निकला। क्यों? क्योंकि आज ये किसके साथ है? रेड वाले के साथ है। रेड वाले से अच्छा मिल गया तो उसको छोड़ करके ग्रीन वाले के पास चला आया। रेड वाले से अच्छा है ग्रीन वाला। एक बात याद रखिएगा, ये अच्छा बुरा क्या होता है इसके बारे में केमिस्ट्री में आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अच्छा रिएक्टेंट है कौन बुरा रिएक्टेंट है। फिलहाल की केस में भी आपको ये देखना है कि ब्लू वाला जो पोर्शन जो अभी रेड के साथ कंबाइन है, वो ग्रीन वाले बॉल को देखते ही ग्रीन वाले के साथ आ जाता है और रेड वाला बेचारा निकल लेता है। धोखा, बहुत भयंकर धोखा हुआ है इसके साथ। सोचो, आज किसके साथ है, कल किसके साथ है, किसको क्या पता। यही होता है डिस्प्लेसमेंट। इसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, धोखेबाजी। इसमें एक कोई भी एक आपको दिख रहा है एटम, वो एटम या कोई एक एलिमेंट रिएक्शन में किसी दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? ये ग्रीन वाला बॉल। किसको कर रहा है? रेड वाले बॉल को। तो रेड वाला बॉल आप देखें सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ग्रीन वाला सब्स्टिट्यूट कर रहा है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इस चीज को बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आपको यही देखना है। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे। तो इसको एक छोटे से रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। वो जो बॉल दिख रहा था, कलर दिख रहा था,
आप जरा देखिए, ए और बी, ये रेड वाला क्या है ए, ब्लू वाला क्या है बी, और ये ग्रीन वाला क्या है सी। सी पावरफुल है, सी क्या है पावरफुल, और जब वो पावरफुल है तो वो आएगा और ए को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। और जब ऐसा कुछ करेगा तो आप देखेंगे कि ए अलग हो गया, सी बी के साथ आ गया। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। इस एरो का साइन जरा ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे ए बी प्लस सी गिव्स सी बी प्लस ए। आप देखिए ए बी प्लस सी गिव्स सी बी प्लस ए। ओके, तो ए बी पहले था रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट कौन है सी। सी ने क्या किया, ए बी से ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको बड़े प्यार से नोट कर लीजिए। सभी लोग इस एग्जाम्पल को नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे नोट हो जाए आप तुरंत बोल देंगे डन। और एक बार आपने कहा डन, मैंने कहा डन। अरे बड़ी जल्दी आदित्य ने तुरंत डन बोल दिया, इसका मतलब काफी तेजी से लिख रहे हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बेटा। इस तरीके से आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लिया। जरा इसको थोड़ा हम लोग अपने चीजों से, डेली लाइफ से समझने की कोशिश करें। जरा आप देखिए, दो दोस्त हैं यहाँ पे, आप देख पाएंगे जो दोस्त हैं, ठीक है। और ये जो दोस्त हैं, ये वाला जो पोर्शन आप दिख रहा है, ये वाला जो दोस्त आपको दिख रहा है, ये लेस रिएक्टिव है, यानी कि उसकी पावर कम है। और यहाँ पे जो आपको एक दूसरा बंदा विलन दिख रहा है, वो मोर रिएक्टिव, बहुत पावरफुल है। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, यानी कि अगर जो पावर ज्यादा है जिसके पास, तो मोर रिएक्टिव है, और जिसके पास पावर कम है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ओके, अब ये जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, अपने ग्रुप मेंबर से उसको बेचारे को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरीके से जो लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट एटम है वो दूर चला जाएगा। डिस्प्लेस कौन होगा, लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव? तो तुरंत आप मुझे बताइए कौन डिस्प्लेस होगा। जरा आप यहां देख लीजिए, आप इसको एक बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए तुरंत, और आप मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन डिस्प्लेस होगा, लेस रिएक्टिव। बहुत अच्छे, कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव का डिस्प्लेस हो रहा, कौन रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अब वो बेचारा रोते हुए चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम देखेंगे, सपोज दैट Mg है CuCl2, यहाँ पे CuCl2 एक कंपाउंड है, Mg आकर के रिएक्शन कर रहा है। मैं अभी बस आपको इतना बता दूं कि Mg ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, और MgCl2 बना दिया। अब इसमें इस रिएक्शन को देख करके आप मुझे तुरंत बताइए कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव। कम ऑन फास्ट, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव, जल्दी करें। ओके, Mg इज मोर रिएक्टिव, Mg लेस रिएक्टिव, Cu इज लेस, Mg इज मोर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो पावरफुल होता है वही तो डिस्प्लेस कर देता है, ये पावरफुल है, ये क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि Mg मोर रिएक्टिव है और Cu बेचारा लेस रिएक्टिव था, Cu के पास पावर ही नहीं था। सपोज दैट आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, हाँ, कोई विलेन मिल गया, 2 थप्पड़ मार दिया, हाँ, आप क्या करोगे, आप उससे लड़ोगे। अगर आप पावरफुल हो तो आप उसे थप्पड़ मार दोगे, अगर वो पावरफुल है तो वो आपको थप्पड़ मार देगा। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास पावर होती है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए पूरा, Mg प्लस CuCl2 गिव्स MgCl2 प्लस Cu। कम ऑन जल्दी करें, डन हो जाए तुरंत बताएं। Mg प्लस CuCl2 गिव्स MgCl2 प्लस Cu। कम ऑन गाइस, फास्ट, बहुत अच्छे। ओके, तो आगे बढ़ लेते हैं। हम एक नोट पॉइंट आपको हर बार लिखाता हूं, फिर से नोट पॉइंट लिखना है। आप सोच रहे होंगे सर ये नोट पॉइंट तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। ये देखो नोट लिखा हुआ है, चिट वाला नोट, देखें, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज एन एलिमेंट। इस बात को याद रखें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्टेंट जो होना चाहिए वो एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। इस बात को याद रखना पड़ेगा। ओके, नोट करें फटाक से, नोट पॉइंट में लिखें, one of the reactants is always an element. One of the reactant is always an element.
ठीक है, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ेंगे अब। तो इस तरीके से आप लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लिया, सीख लिया, देख लिया, मजा भी आ गया आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग साथ में लेके चलेंगे, और अब हम लोग करने वाले हैं, जरा देखें, अगर कहीं ऐसा हो जाए, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि अभी अभी आपको नोट नहीं करना, अभी नोट नहीं करना, अगर कहीं ऐसा हो जाए, काश कहीं ऐसा हो जाए कि Mg किसी और के साथ हो और Cu किसी और के साथ हो, और अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड होता है, तो आप जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, MgSO4 के साथ है, CuCl के साथ है, तो जब MgCu को रिप्लेस करेगा तो अपने वाले को छोड़ेगा, तो उसके वाले को कौन पकड़ लेगा? Cu पकड़ लेगा, तो Cu Mg वाले के साथ हो जाएगा, MgCu वाले के साथ हो जाएगा। अब क्या ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट है ही नहीं, एक एलिमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे एलिमेंट एक भी नहीं है, दोनों कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं हुआ। ये क्या हो गया? आपने कहा सर इसमें दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। देखो पहले हम एक ही जगह एरो लगाते थे, अभी दोनों जगह एरो लगा लिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आकृति ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने सीख लिया। इस वाले एग्जाम्पल में देखा तो एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, जबकि इस वाले में आप देख रहे हैं दो के दोनों क्या है? कंपाउंड है। इसलिए पहला वाला रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और दूसरा वाला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो दूसरे वाले रिएक्शन को आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम दिया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हम एसिड और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, सब लोग फटाफट हेडिंग डालेंगे, एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझने से पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जरा आप मुझे बताइए, जब पेट में एसिडिटी होती है तो क्या करते हैं आप? अभी मान लो मेरे पेट में एसिडिटी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत बताएं, जल्दी से बताएं। इनो, इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। सोचो वो एसिडिटी आपकी 6 सेकंड में गायब, ओनली इन 6 सेकेंड्स। तो इसका मतलब इनो क्या है? कोई मुझे बता दे इनो क्या है? इनो क्या है? बेस है, बिल्कुल सही आंसर। इनो क्या है? बेस है। पेट के अंदर एसिड है, इनो है बेस। बेस और एसिड को आपने जैसे एक साथ मिला दिया, वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, और आप भी खुश, आप एकदम कारण के खुश हो कि आपने इनो खा लिया, मतलब पी लिया, खाते नहीं इनो पीते। तो अभी क्या किया हम लोगों ने? इनो का एग्जाम्पल लिया, उसी इनो के एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाएंगे और हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं अंधेरे में छुप गया कहीं किसी कोने में, आप देख नहीं पा रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, जिस तरीके से भूत को फील किया जाता है ना, वैसे आप मुझे फील करें। यहाँ पे आपको एक पीपेट दिख रहा है, ये पीपेट है, आप आगे आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ये आपको कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा होगा, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये पीपेट है। इस कॉनिकल फ्लास्क में एसिड रखा होगा और ये पीपेट में बेस रखा होगा, या मैं उल्टा बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल दूं इस कॉनिकल फ्लास्क में बेस रखा हुआ है और इस पीपेट के अंदर एसिड रखा होगा। ठीक है, तो एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं, एसिड में, एसिड का मतलब जिसके पास H+ हो, और बेस का मतलब जिसके पास OH- हो। तो एसिड जिसके पास H+ है वो, बेस जिसके पास OH- है वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। H2O क्या है? H2O क्या है, कोई मुझे बता दे? पानी। H2O क्या है? पानी। अपना काम है बस पानी निकालना। डायलॉग सुना है किसी ने? यार मूवी नहीं देखते यार तुम लोग, मूवी नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? ओके, बॉस मूवी का डायलॉग है। ओके, देखें यहाँ पे
हमारे पास एक एसिड है, एसिड है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा, H प्लस होगा, H तो जरूर होगा, H जरूर होगा, एसिड है तो A फॉर एसिड H प्लस इसके साथ है तो HA हमने लिख दिया। अब उसका रिएक्शन देखो किसके साथ होगा, यहाँ पे हमने HA लिखा है, HA क्या हो गया, एसिड, जिसमें A एनायन है और H प्लस कैटायन है, और दूसरा है BOH, यहाँ पे B क्या होगा, कैटायन, और OH क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें, पहला लाइन पहला जो रिएक्टेंट है क्या है, HA, H प्लस A माइनस, A क्या है, एनायन, दूसरा क्या है, BOH, B क्या है, B प्लस OH माइनस। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो A कैटायन है और B क्या है, सॉरी A एनायन है और B क्या है, कैटायन, तो ये एनायन इस कैटायन के साथ रिएक्शन करेगा, उसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या बनेगा, अब आप कहेंगे सर इसका H प्लस इसके OH माइनस के साथ रिएक्शन कर दिया, यानी कि इसका कैटायन इसका एनायन और इसका एनायन इसका कैटायन, तो यहाँ पे इसका कैटायन इस पहले वाले का कैटायन दूसरे वाले के एनायन के साथ, पहले वाले का कैटायन दूसरे वाले के एनायन के साथ, यानी H प्लस OH माइनस, दूसरे वाले का एनायन पहले वाले के कैटायन के साथ, तो दूसरे वाले का एनायन पहले वाले के कैटायन के साथ, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। और आप देखेंगे HA प्लस BOH आपस में रिएक्शन करके AB प्लस H2O बना रहे होंगे, तो आपने हेडिंग डाला एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें लिखें रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड, reaction in which hydrogen ions of an acid reacts with hydroxide ions of a base to form water। फिर से बोल रहा हूं, आप फटाफट नोट करेंगे, फटाफट फिर से बोल दे रहा हूं, फटाफट बोल रहा हूं, झटाझट नोट करें आप। Reaction in which hydrogen ion of an acid react with hydroxide ion of a base to form water। जब नोट हो जाए तो आप मुझे तुरंत बता देना सर नोट हो गया, नीलाक्षी का हो गया है, और कोई, ओके ठीक है, ओके तो सबका हो गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। आप ये ऊपर वाली लाइन एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है आप वैसे लिखेंगे, ठीक है, फटाक से नोट करिए, चाहे आप ऊपर वाली लाइन लिखे चाहे नीचे वाली लाइन लिखे, आपकी मर्जी, आप वैसा ले, आपकी कॉपी आपका पेन, जैसे मन करे वैसे लिखिए, जैसे आपके समझ में आ जाए आप वैसे लिख लीजिए, चाहे आप बॉल बना के लिखें चाहे बिना बॉल के लिखें। तो सब लोगों ने नोट कर लिया, बहुत अच्छे, शाबाश, इतनी तेजी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, देखें। ओके आगे बढ़ेंगे हम। इस तरीके से आप लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन देखा, एक एग्जांपल हमारे पास है, आप तुरंत बताइए जरा HCl बताइए एसिड है या बेस, नो, इन दिस रिएक्शन ओनली वाटर इज फॉर्म, नो बेटा नो, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो वाटर और सॉल्ट बनाएगा, मैंने ये बात आपको बताई नहीं, तो ठीक है, तो सॉल्ट आप यहाँ पे ऐसे एक लिख दीजिए, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, वो तो है ही, सॉल्ट भी साथ में बनेगा, यानी ए बी जो था वो क्या था, वो सॉल्ट था। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, अभी आप समझ जाएंगे। SC आप सबने बताया HCl क्या है, एसिड, जरा आप में से कोई मुझे बताए NaOH क्या है, कम ऑन यार, बेस, बिल्कुल सही, नीलाक्षी का पहला आंसर है NaOH बेस है, ओके आकृति का भी आंसर बिल्कुल सही है, बेस। तो अगर आपने कहा कि H प्लस जिसमें वो एसिड है तो HCl एसिड हो गया, OH माइनस जिसमें है वो बेस है तो NaOH बेस हो गया। मेरे ख्याल से आप तुरंत बता सकते हैं, अब पानी निकाल लीजिए,
एसिड और बेस को मिलाने के बाद क्या करेंगे, पानी निकालेंगे। पानी कैसे निकलेगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, इसका क्या बचा Cl, इसका क्या बचा Na। तो आपस में फटाक से आप नोट कीजिए। फाइनल रिएक्शन मेरे ख्याल से आप मेरे लिखने से पहले लिख देंगे, मेरे आंसर बताने से पहले, H2O एंड NaCl बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आप लोग कितने टैलेंटेड हो यार। HSO4-2 यानी H2SO4 और यहाँ पे NaOH है। आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। मैं आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जब भी कभी इस टाइप के रिएक्शन होते हैं एसिड और बेस, तो सबसे पहला काम है पानी निकालो। तो वाटर निकालो, वाटर कैसे निकलेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, वहां पे H, यहाँ पे H। मैंने हिंट दे दिया, बाकी काम आपका है, ठीक है। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। H2O plus Na2Cl, नो, NaSO4 and H2O बिल्कुल करेक्ट आंसर है। NaSO4 and H2O, Na2SO4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Na2SO4 and H2O बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मैं एक बार देख लूं किस किस का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है और सबसे पहले किसका आंसर आया। तो सबसे पहले आंसर आया है, जो करेक्ट आंसर है यह है नीलाक्षी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, Na2SO4 और वाटर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे रजित राज ने भी आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। अब बाकी सब लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की। आप लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक क्यों की, अब जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन इसके दोनों OH को लेके चले जाएंगे। ये हाइड्रोजन इस OH को लेके जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। इसका वाला ये हाइड्रोजन इस वाले OH को लेके जाएगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पे क्या है, SO4 और यहाँ पे 2 Na। तो ये 2 Na इस SO4 के साथ मिलेंगे, Na2SO4 बनाएंगे। बिल्कुल सही, नीलाक्षी का सबसे पहला आंसर है। उनको मिलता है एक चॉकलेट, वर्चुअल चॉकलेट। देख लीजिए, Na2SO4 plus 2H2O। सभी लोग फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। H2SO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus H2O, 2H2O। नोट करके वही हमेशा की तरह हर रिएक्शन में हम लोग नोट पॉइंट लिखते हैं, तो इस पॉइंट इसमें भी लिखना चाहिए। लिखिए फटाक से नोट पॉइंट लिखिए। इन एन एसिड बेस रिएक्शन, in an acid base reaction, one of the product is always, आंसर आपको देना, one of the product is always। मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। वाटर बिल्कुल करेक्ट आंसर, आकृति ने इस बार बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब लोग नोट करें। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं ए बी, ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इधर ये दोनों भी आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आपको पता है दोनों में डिवोर्स हो गया, समझ रहे हैं ना। आजकल का ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डिवोर्स का मतलब ब्रेकअप होता है। इधर इनका ब्रेकअप हुआ, इधर इनका ब्रेकअप, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तेरा वाला मेरा वाला, मेरा वाला तेरा वाला, कुछ इस तरीके से। बड़े प्यार से घर वालों से छुपा के कॉपी में नोट कर लीजिए, मेरा वाला तेरा वाला, तेरा वाला मेरा वाला। ये याद रखने का तरीका है। तो हेडिंग डालेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको आगे ब्रैकेट में वही हिंदी में लिख लेंगे, तेरा वाला मेरा वाला, मेरा वाला तेरा वाला, ठीक है। और डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको लिखना है आपको। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व लिखें, अ डबल डिस्प्लेसमेंट involves an exchange of ions between the reactants
an exchange of ion between the reactants. ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं, आप समझ चुके होंगे। ए बी एक टाइप का रिएक्टेंट है, सी डी दूसरे टाइप का रिएक्टेंट है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो वही तेरा वाला मेरा वाला, मेरा वाला तेरा वाला। आप कहेंगे ए किसके साथ चला गया, डी के साथ, ए डी बन गया। सी किसके साथ चला गया, बी के साथ बन गया। एग्जाम्पल फटाक से नोट कर लीजिए। ए बी को छोड़ दिया और इधर सी ने डी को छोड़ दिया, तो चूंकि ए ने बी को छोड़ा था तो बी के साथ कौन आ गया, सी, और सी ने किसको छोड़ा था, डी को छोड़ा था, तो ए किसके साथ चला गया, डी के साथ चला गया। तो आपने इसे फटाक से नोट किया, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। याद रखना, तेरा वाला मेरा वाला, मेरा वाला तेरा वाला, तुरंत आंसर होना चाहिए। कम ऑन, देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। कम ऑन गाइज, जिंदगी की इस रेस में जो सबसे पहले दौड़ेगा, बिल्कुल MGS प्लस CaO। आकृति का आंसर सबसे पहले MGS प्लस CaO, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं। आपको पता है हमारा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब लोग कंबशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन तो सबसे पहले हो गया था। कंबशन रिएक्शन हेडिंग डालें सब लोग। कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। तो कंबशन का मतलब होता है किसी को जलाना, तो कंबशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, ये देखिए हंसता हुआ हाइड्रोजन और हंसता हुआ नूरानी चेहरा कार्बन का भी दिख रहा है आपको। और उस वो रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, दो प्यारे प्यारे गोल मटोल से ऑक्सीजन के साथ। आप देख पा रहे होंगे कितने खूबसूरत ऑक्सीजन है। कार्बन थोड़ा सा बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है कार्बन के सामने। तो कॉम्बशन रिएक्शन को लिखने से पहले इसका डेफिनेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा की तरह। तो फटाफट सब लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। When all substance in a compound, when all substances लिखे, when all substances in a compound combine with oxygen, they produce carbon dioxide and water। नोट कर लिया सब लोगों ने, नीचे लाइन लिखी हुई है, अगर आपको दिख रहा है तो आप नीचे वाली लाइन वही टेप दीजिए, मतलब कॉपी कर दीजिए। ये आपको पता है उनके लैंग्वेज में टेप ना बोलते हैं इसे, ठीक है। तो फटाक से आप देखिए, जैसे कार्बन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, कार्बन के दाएं हाथ पे भी ऑक्सीजन, बाएं हाथ पे भी ऑक्सीजन। इतना खुश हो रहा है, देखो कार्बन कितना खुश हो रहा है, इस तरफ भी ऑक्सीजन, इस तरफ भी ऑक्सीजन। देखो क्या बना दिया, साथ ही साथ वाटर। और ये वाला जो ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके। मजेदार है ना, मजेदार चीज। ओके, तो आइए एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप इस रिएक्शन को मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में सबसे पहले ही मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। लकड़ी को जलाना, किसी लकड़ी को जलाना, कैसे जलाएंगे किसी लकड़ी को। ओके, तो जब भी हम किसी लकड़ी को जला रहे होते हैं या फिर किसी हाइड्रोकार्बन को जला रहे होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। आप चाहें तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, और आप चाहें तो सीधे रिएक्शन लिख सकते हैं। C2H4 प्लस 3O2 gives CO2 plus 2H2O। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है फॉर्मूला। आपका मन हो तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए। फॉर्मूला है हाइड्रोकार्ब, सर वाटर कैसे बनेगा, अच्छा पानी है, ओ माय गॉड। अच्छा हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इनका है कि जब हम किसी चीज को जलाएंगे तो पानी कैसे मिलेगा। लकड़ी जलाने से पानी, तब तो बुझ जाना चाहिए, आग बुझ जाना चाहिए यार, सोचना पड़ेगा। रुको रुको, सोच रहा हूं मैं।
मिल गया आंसर। देखो पानी जो है, ये वाटर जो है, किसी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट अभी दिया है, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, यानी कि वो जो धुआं निकल रहा है ना किसी चीज को जलाने से, उसी धुएं में पानी होगा। पानी किस फॉर्म में? भाप के फॉर्म में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में निकलेगा। ओके, तो C2H4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस H2O। फटाफट सब लोगों ने नोट कर लिया। से एक बात बताइए तुरंत आप मुझे, जब आप लकड़ी को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं तो आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है या आप एनर्जी देते हैं? एनर्जी मिलती है ना। ओके, वी गेट। ओके, और अगर वी गेट एनर्जी देन दैट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर, नीलाक्षी का करेक्ट आंसर है। लिखें इस पॉइंट को, अ कॉम्बशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हमेशा इसमें से हीट निकल रही होगी। अ कॉम्बशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मेरे ख्याल से अब तक आप सब लोग फटाफट नोट कर चुके होंगे। फिर से वही हमेशा की तरह क्या लिखना चाहिए? बता दीजिए क्या लिखने वाला हूं, हमेशा की तरह, रिएक्शन की तरह। नोट पॉइंट हाँ, नोट पॉइंट लिखें, a combustion reaction cannot occur without oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगती है। और आग, कंबशन का मतलब होता है जलाना, और जलाने के लिए आग की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। अब किसी के दिल जलाने की बात नहीं कर रहा हूं, उसको जलाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन कैन नॉट अकर विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कभी भी कंबशन रिएक्शन नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से अब तक सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी तक हम लोग इतने टाइप के रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको पता ही है, सबसे आखिरी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही टफेस्ट टॉपिक है बेटा, ये सबसे टफेस्ट टॉपिक है अभी तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, उन सब में सबसे टफ यही है। टास्क जितना टफ होता है मजा उतना ही आता है उसे करने में, पता है ना। ओके, जितना टफ टास्क उतना ही मजेदार चीज। तो हमारा सबसे लास्ट रिएक्शन आज के लेक्चर का और इस पूरे रिएक्शन का भी, और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जरा आप इस तरफ इस आयरन की कील को जरा ध्यान से देखिए, या सिल्वर की इस जग को जरा ध्यान। पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे? चांदी के जग में पानी पीते थे, चांदी का ग्लास होता था, सोने का ग्लास होता था। आज हमारे घर में सोने का ग्लास कोई किसी को पानी के लिए दे दो, पानी पीने के बाद जेब में डाल लेगा ग्लास। सोने का ग्लास नहीं दे सकते, इसलिए मजबूरी हम लोग क्या करते हैं? कांच या प्लास्टिक का ग्लास, कांच का ग्लास यूज करते हैं, सबसे सस्ता मटेरियल है। तो मेरे घर में भाई कांच का भी ग्लास नहीं है, मैं तो बॉटल दे देता हूँ, ले लो पी लो इसी से। रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला काम जरा इधर देखिए, इस कील को थोड़ी देर तक के लिए आप वाटर के वेपर में रख दीजिए। ये चमचमाता हुआ जो कील आपको दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, इस तरह से गंदा संदा, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। या मैं आप दूसरी तरीके से बताऊं, सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की पॉलिश चढ़ जाती है, तो वो दोनों क्या होंगे? रेडॉक्स हो रहे होंगे, और उस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से सारी चीजें चल रही होंगी। ओके, तो हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, और लिखें इसमें a reaction that involves addition of oxygen or removal of hydrogen
from substance is known as oxidation reaction. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? रेडॉक्स के लिए क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझना होगा, फिर रिडक्शन समझना होगा, फिर रेडॉक्स होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए। तो यहाँ पे जरा अगर आप देखें तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया या हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। सपोज दैट मैं आपसे कहूं यहाँ पे A2 है और O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो A2 और O2 जब आपस में रिएक्शन करेंगे, या मैं ऐसे बोल दूं ये A2 नहीं बल्कि 2A है, तो 2A O2 के साथ रिएक्शन करके 2AO बना रहा है, तो आप कहेंगे ये ऑक्साइड बन रहा है, ए का ऑक्साइड बन रहा है, और इसमें ऐड कौन हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। या दूसरी तरीके से मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे एक एसिड है HaHa, और उसमें आपने ए के साथ इसका रिएक्शन यानी A2 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, या आपने कहा कि इसको तोड़ दिया। जब आपने Ha को तोड़ दिया तो क्या बना? A2 बन गया और H2 बन गया। तो आप इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए। पहले वाले रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है एंड सेकेंड वन में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का रिमूवल है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप इसको जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए और डन लिख दीजिए। ओके, फिर से जिनको समझ में आया फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? जरा आप मुझे बता दीजिए फटाक से। ऑक्सीजन को ऐड करना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना। इस वाले रिएक्शन को आप जरा ध्यान से देखिए। 2A प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा? 2AO। तो इस रिएक्टेंट में प्लस साइन के साथ O2 जुड़ा हुआ है, दैट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2Ha है जो टूट रहा है, किसमें टूट रहा है? A2 और H2 में। तो यहाँ पे H2 दूर जा रहा है, और जब H2 दूर जा रहा है यानी कि H2 अलग हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे O2 पास आ रहा है यानी O2 ऐड हो रहा है। तो पास होने का मतलब ऐड होना, दूर मतलब रिमूव। तो यहाँ का ये इसमें आप देख रहे हैं प्रोडक्ट के साइड H2 है यानी कि H2 रिमूव हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में O2 है, इसका मतलब O2 ऐड हो रहा है। तो जिसमें O2 का ऐड होना या H2 का रिमूव होना, दोनों में से कोई भी हो, समझ जाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या आप समझ में आ गया बेटा? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रेन एसिड, रेनसिड ऑयल कोई भी हो, सपोज दैट मैं रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल लेके चलता हूं। हेडिंग डालें रस्टिंग, हेडिंग आपके सामने है रस्टिंग, और इसमें लिखें नीचे लाइन ये दिख रही है क्या सबको? ये लाइन जो लिखी हुई है दिख रही है? A slow eating up of metals by action of air and moisture is corrosion. Corrosion of iron is called rusting. रस्टिंग क्या है? आपने हेडिंग डाला रस्टिंग, तो आप चाहें तो ब्रैकेट में से लिख सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। आप लिख सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज रस्टिंग? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग इज द कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का कोरोजन जो होता है वही रस्टिंग होता है। यहाँ पे कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। देखें रस्टिंग में लिखें सामने से हटिए, हट जाऊंगा पढ़ाएगा कौन? चलो ठीक है, लो आपने कहा मैं हट जा रहा हूं। A slow eating up of metal by action of air and moisture
is corrosion. Full stop. Corrosion of iron is called rusting. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये पहलवान की तरह खड़ा हुआ आयरन दिख रहा है। जब तक ये आयरन नया नया है तब तक आप देखो एकदम मस्त अंबुजा सीमेंट की तरह खड़ा है ना। और जैसे थोड़ी देर के बाद पानी ऑक्सीजन सब इसके साथ ऊपर आ जाता है, ये बेचारा पूरी तरीके से ये देखो पागल हो गया। अब एकदम ये जवानी का आयरन है और ये बुढ़ापे का आयरन है। देखो ये बुढ़ापे वाला आयरन, ये ऐसे बुढ़ा हो गया। बुढ़ा आयरन बुढ़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? आयरन के बुढ़े होने का मतलब हुआ आयरन में रस्ट लग गया, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टेड आयरन आप देखेंगे बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। आप इसका ये इक्वेशन नोट कर लीजिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन का। 4Fe plus O2 plus XH2O gives Fe2O3 डॉट XH2O, आगे 2 लगा दीजिए। जरा इस इक्वेशन को नोट, ये आपको याद रखना है अभी के केस में, फिलहाल के केस में याद रखना है। बाकी मैं आगे चल के मैं और छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा और अच्छे अच्छे तरीके दूंगा जिससे आपको फटाफट याद रहेगा, ऐसे चुटकियों में याद रहेगा, परेशान ना हो उसके लिए, बहुत ही सिंपल। एक्स क्या है? एक्स ये नंबर है, ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स लिखो, याद रखने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं। अब हम इसको रस्टिंग को बचाएंगे कैसे? अगर रस्टिंग हुआ है तो हम उसको बचाएंगे कैसे, या देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्ट, पॉलिश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदित्य ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पॉलिश करके। प्रिवेंशन ऑफ रस्ट हेडिंग है, प्रिवेंशन ऑफ रस्ट। रस्ट को किस तरीके से बचाएंगे? रस्टिंग हो रहा है आयरन का, तो उस रस्टिंग को किस तरीके से बचाएंगे, उसको मरने से किस तरीके से बचाएंगे? पहला काम क्या है? पॉइंट लिख दें। आयरन अगर मान लीजिए ये लोहे की, आपको लोहे की चेयर है और इस लोहे की चेयर को बचाना है रस्ट होने से, तो आप क्या करेंगे? उसको पेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं पेंट करता जा रहा हूँ जी, ये देखिए पकड़ कर मैंने इसको ऐसे पेंट कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन इसमें कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विद इनेमल्स, पेंट्स और रेड लेड ऑक्साइड। ये इनेमल्स जो आपको दिख रहा है ये एक टाइप का केमिकल है। कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विद इनेमल्स, पेंट्स और रेड लेड ऑक्साइड। नोट कर लिया हो तो मुझे बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये तो रहा रस्टिंग। देखो ये लोहे का या किसी मेटल का खराब होने की वजह को रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन खाना खराब होने का क्या मतलब? क्या आपने कभी कुरकुरे खाया है, चिप्स खाया है, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा कुछ खाया आपने? सबने खाया है। आप देखेंगे वो चिप्स का पैकेट आपने कभी खरीदा होगा तो आपने देखा होगा, चिप्स वाले पैकेट में 20 रुपए का पैकेट है और उसमें एयर भरा हुआ है। हमें लगता है पूरा भरा हुआ है पैकेट। एक बार भाई साहब, मुझे तो पता नहीं था, मैं एक बार गया पैकेट चिप्स खरीदने, मैंने कहा भाई साहब ये बड़ा वाला पैकेट देना। उसने 20 रुपए वाला पैकेट दिया। ऐसे मैं बड़ा खुश था, कितना सारा पैकेट है, पेट भर जाएगा मेरा। मैं उसको जैसे ओपन किया उसमें हवा भरा हुआ था और सिर्फ पता है कि इनके 5 पीस थे उसमें। जितना मैं खुश था उतना ही दुखी हो गया। 5 पीस से पेट तो भरने वाला नहीं, लेकिन अब क्या क्या करते, मजबूरी थी, लेना था। तो क्या आप कभी सोचे कि वो जो एयर होता है वो क्या होता है? हवा जो होती है वो किस चीज की होती है?
कौन सी गैस होती है वो जो एयर होता है उसके अंदर? नाइट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। उस नाइट्रोजन के भरने का मेन रीजन क्या है? क्या आप में से कोई बता सकता है? उसको खराब होने से बचाने के लिए। ओके, और नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि वो फूड से रिएक्शन नहीं करता है, बिल्कुल सही आंसर है। इस किसी खाने को खराब होने से बचा, खराब होना जो होता है, जैसे किसी मेटल का खराब होना कोरोजन कहलाता है, उसी तरीके से जब कोई खाना या खाने वाली कोई सब्सटेंस खराब होती है उसको रेंसिडिटी कहते हैं। तो हेडिंग डाल दें रेंसिडिटी, RANCIDITY, रेंसिडिटी। देखो ये लड़का कुछ कोई कुछ खाने वाली कोई चीज है और उसको दूर किया हुआ है, नाक बंद किया हुआ, यानी कि उसमें से स्मेल आ रही होगी, वो खराब हो गया, तो रेंसिडिटी लिखें। नीचे लाइन लिखी हुई है, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप नोट कर लें, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं। कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड, फैट्स एंड ऑयल इन फूड marked by an unpleasant smell and taste। सम्यक ने बिल्कुल कर, उन्होंने कहा हो गया, आदित्य ने भी कहा हो गया, तो आप लोगों ने फटाक से नोट कर लिया। रेंसिडिटी की डेफिनेशन आपने नोट कर लिए। रेंसिडिटी का मतलब खाने का सड़ जाना, बस सिंपल सी लैंग्वेज। अगर खाना सड़ जाए समझ लेना रेंसिडिटी, उसे इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। इस रेंसिडिटी को बचाने के लिए आप लोग, जैसे कि ज्यादा दिन तक आपका चिप्स का पैकेट पड़ा रहे, ज्यादा दिन तक खाने का जो भी खाने वाली चीजें वो पड़ी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या कर रहा है, देखो ये ब्रेड है आपका और ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को आने से रोक रहा है। ऑक्सीजन इसके पास आएगा ना, ये खराब होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो फफूंदी लग जाती है, वो खराब हो जाता है। तो ब्रेड खराब ना होने पाए इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। ये देखो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होगा, वो ऑक्सीजन को आने से रोक देगा, ब्रेड के पास नहीं आने देगा। देखो जरा ध्यान से, फुटबॉल खेल रहा है एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ओके, तो लिखिए प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, और इसमें पॉइंट लिखें, एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन, एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट। एग्जांपल लिख लें, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये आपका BHA है। एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये क्या है आपका, ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट है। तो चाहे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन यूज कीजिए, चाहे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यूज कीजिए, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे नेम ऑफ द टू एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल देंगे, BHA एंड BHT। BHA क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। क्या सब लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी से बताइए, क्या सब लोगों ने नोट कर दिया? ओके, तभी तक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी में पहला आपने लिखा एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड पॉइंट, पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। हम नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स हैं, उस चिप्स को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में उसको पैक करते हैं। सेकंड पॉइंट है पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में हम फूड को पैक करना, ये सेकंड पॉइंट।
तो क्या सब लोगों ने नोट कर लिया है? तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया। पहले चिप्स को पैक किया, उसके बाद नाइट्रोजन गैस डाला और उसके बाद चिप्स को पूरी तरीके से पैक कर दिया। ये होता है आपका चिप्स को पैक करने का तरीका। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिडक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन अगर आपको मिल गया तो क्या रिडक्शन भी आपको मिल जाएगा बेटा? अगर ऑक्सीडेशन मिल गया तो क्या रिडक्शन भी मिल जाएगा? बताएं बताएं, मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन मिल गया है तो रिडक्शन भी बड़े आराम से मिल जाएगा। क्या उसी का जस्ट अपोजिट होगा? ओके, बिल्कुल सही। स्टार पॉइंट बनाए और लिखें रिडक्शन में, रिडक्शन दैट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या लिखना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड करना और ऑक्सीजन का रिमूव करना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रिडक्शन आप लोग फटाक से लिख दीजिए, रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ओके, एग्जाम्पल में आपके पास दो एग्जाम्पल सामने हैं, ऐसे नोट करेंगे। A2 प्लस H2, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। AO2 गिव्स A प्लस O2, हम यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और इस रिएक्शन में हमने क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव किया। जल्दी से नोट करें इसे। तो ये क्या हो गया बेटा? तो ये हो गया रिडक्शन। ओके, तो आप सबने नोट किया, आगे बढ़ते हैं। आइए फटाफट वही एक बार फिर से रिडक्शन के एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखा, उसी तरीके से हम अब रिडक्शन का एग्जांपल देखेंगे। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर क्लास बढ़ेगी, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। क्या किसी को कोई समस्या है? 5-10 मिनट की क्लास और हो जाएगी तो क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा देखें, एग्जाम्पल आपके सामने है। हाइड्रोजन सल्फर जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो H2S बनेगा। तो यानी कि सल्फर में कौन ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। तो लिखें हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे H2 प्लस S गिव्स H2S। तो जल्दी से इसे नोट कर लें फटाफट। ओके बेटा, फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। आप देखेंगे क्या बन रहा होगा? ग्लूकोज बन रहा होगा, आप सबको पता है।
तो फोटोसिंथेसिस देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हेडिंग डालें फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। फोटोसिंथेसिस हेडिंग डालें, लिखें। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water in presence of sunlight, when carbon dioxide reacts with water in presence of sunlight by chlorophyll, this it form glucose and oxygen। हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं, पेड़ पौधे हमें कैसे ऑक्सीजन दे रहे थे? पेड़ पौधे क्या करते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते होंगे, वाटर से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता होगा। क्लोरोफिल सिर्फ तभी होता है जब सनलाइट प्रेजेंट, यानी कि अगर सूर्य नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में, जब तक सनलाइट रहेगा तभी तक वो ऑक्सीजन दे रहे होंगे, अदरवाइज सनलाइट के एब्सेंस में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। तो रात के टाइम पे पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो आप पेड़ पौधे के नीचे सोए हो, मान लो किसी पेड़ के नीचे रात में, वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो सोचो इतने सारे पेड़ों की पत्तियां हैं, वो सब ऑक्सीजन ले रही हैं, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो। अगर आपके लिए ऑक्सीजन कम पड़ गया तो मर गए ना। आपने रात में आप सो गए पेड़ के नीचे और ऑक्सीजन कम हो गई तो आप उठोगे? नहीं बेटा, उठोगे नहीं, उठ जाओगे। इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, एरो के ऊपर हमने लिखा है सनलाइट और नीचे लिखा क्लोरोफिल। सनलाइट का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, कौन करा रहा है? क्लोरोफिल करा रहा है। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज। और साथ ही साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो C6H12O6 और ऑक्सीजन बन रहा है। ये कौन है? ये पेड़ के पत्तियां। ये आपको एक पत्ती है, इस पत्ती के अंदर की बात बताई जा रही है। उसको जूम करके दिखाएगा, आप सोच रहे हैं इतनी बड़ी पत्ती कहां से हो सकती है? तो ऐसा है, ये एक छोटी सी पत्ती को जूम करके दिखा देगा। तो क्या आपने ये इक्वेशन पूरी तरीके से नोट कर लिया? क्लोरोफिल समझ में आ गया, सॉरी फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया? ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग डालें सब लोग फटाफट, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, अब हम रेडॉक्स पढ़ रहे हैं। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, हमने रिडक्शन पढ़ लिया, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। लिखें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से रेड निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन से ऑक्स निकाल लीजिए और बना दीजिए रेडॉक्स। इसमें रेड के ऊपर ऐसे सर्कल बना दीजिए, इसमें किसके ऊपर? ऑक्स के ऊपर सर्कल बना दीजिए। तो क्या हो गया? रेड ऑक्स। आप सोच रहे होंगे सर ऑक्स रेड क्यों नहीं हुआ? आपकी मर्जी, आप ऑक्स रेड भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स वालों जितने भी बुक्स हैं, जितने भी राइटर हैं, सबने रेडॉक्स लिखा है, तो हम भी रेडॉक्स बोलते हैं। आप ऑक्स रेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो रेडॉक्स क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच, हेडिंग डालें रेडॉक्स रिएक्शन और लिखें, अ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both occur simultaneously, a reaction in which oxidation and reduction both occurs simultaneously is called redox reaction, is called redox रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा है,
उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आइए सामने आपके एग्जांपल रखा हुआ है, AO है और B2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, A बना रहा है प्लस B2O बना रहा है। जरा मैं आपको बता दूं, ये जो B2 दिख रहा है, B2 में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। B2 में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी B2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, एक से एक सिंगल अकेला हो गया, यानी एक के अंदर से ऑक्सीजन गायब हो गया, और ए से जब ऑक्सीजन गायब हो गया तो ए का क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे ए का क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का किसका, बी का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आप इस पॉइंट को जरा फटाक से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप ये रिएक्शन। एरो भी ऐसे सही सही, एरो भी वही लगाना जहां पे लगा हुआ है। ओके, फिर से बता रहा हूं बेटा, फिर से बता रहा हूं, फिर से समझना। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन को निकालना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जहां से ऑक्सीजन निकल जाए उसका रिडक्शन होगा। ए से ऑक्सीजन गायब हो गया, देखिए ए कहां चला गया, ए किस में कन्वर्ट हो गया, ए में आ गया। पहले क्या था, AO था, AO पहले क्या था, AO किस में हो गया, ए में आ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर से क्या गायब हो गया, O गायब हो गया, और जब इसके अंदर से O गायब हो गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। अच्छा, बी पहले अकेले था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आप देखेंगे बी के साथ कौन आ गया, O आ गया। इसका मतलब बी में O ऐड हो गया, तो बी के साथ O आ गया, तो बी क्या हो गया, O ऑक्सीडेशन हो गया। तो बी का ऑक्सीडेशन हो गया, ए का रिडक्शन हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जरा इस एग्जाम अपनी कॉपी में सब लोग नोट कर लीजिए। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ध्यान से देखिए और बताएं जल्दी से, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आप तुरंत आंसर देंगे। पहले बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देखें Cu से ऑक्सीजन गायब हो गया, Cu अकेला हो गया। पहले किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। इसका वाला ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया, छोड़ के चला गया, रोने लगा, रिडक्शन हो गया। तो Cu का ऑक्सीजन इसको छोड़ के चला गया, तो Cu का क्या हुआ, रिडक्शन। यही ऑक्सीजन किसके पास चला गया, H2 के पास, और क्या बन गया, पानी निकाल दिया, देखो H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। तो दोनों एक ही इक्वेशन में हुए, तो इसलिए क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, Cu से यहां Cu तक एरो लाएंगे और लिखेंगे रिडक्शन, H2 से H2O तक लाएंगे और लिखेंगे ऑक्सीडेशन। फटाक से आप एरो लिख के बना दीजिए। ठीक है, ओके। तो Cu से आप CuO से Cu की तरफ लाएं, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखे इसका रिडक्शन, और यहाँ पे आप लिखें इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ, और यहाँ पे भी वही काम, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गया, दो बार लिख दिया गया। मैं दो बार नहीं लिखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप एक ही में एरो बना करके लिख दें। नोट कर लिया सब लोगों ने। इस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा। एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब हमें ये समझना है। हेडिंग डालें सब लोग फटाक से, लास्ट टॉपिक है आपका इस पूरे चैप्टर का, एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन।
हेडिंग डाली है सब लोगों ने? एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन सब लोगों ने हेडिंग डाल लिया बेटा? बस लास्ट टॉपिक है, खत्म होने वाला है चैप्टर, आप परेशान ना हो। ओके, तो देखते हैं एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करूं, या मैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर या मैग्नीशियम वायर को बर्न करूं, तो दोनों के केस में आपको दो चीजें दिखेंगे कि एक जगह हम एनर्जी दे रहे हैं और एक जगह हमसे हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालें सब लोग, केमिकल एनर्जी रिएक्शन, एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें लिखें, ऊपर लाइन लिखी हुई है, केमिकल रिएक्शंस डिपेंडिंग ऑन एनर्जी consideration can be classified into two types. लेकिन chemical reactions, depending on energy consideration, it can be classified into two types. chemical reaction को कौन कौन से? endothermic reaction and exothermic reaction. बिल्कुल सही, या तो हम एनर्जी लॉस करेंगे या तो हमें एनर्जी मिलेगी, हम एनर्जी गेन करेंगे। तो सबसे पहला है, हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो हेडिंग डालें एंडोथर्मिक रिएक्शन। सभी लोग फटाक से हेडिंग डालने एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हम लोग बल्ले बल्ले करेंगे फिर। एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखें, केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। A chemical reactions in which energy is absorbed, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे आपको पहला एग्जांपल दिखाया गया था, ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये इसका एग्जांपल आप देखें, या बर्निंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पहला एग्जांपल लिखें, बर्निंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने एनर्जी दी किस फॉर्म में? बैटरी के फॉर्म में। जब हमने बैटरी लगा दिया, हमने इसे पोटेंशियल दिया, तो सोडियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम में और क्लोरीन में। एक तरफ सोडियम चला गया, एक तरफ क्लोरीन चला गया। देखें, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर क्लोरीन गया है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर सोडियम गया है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पे क्या हो गया? क्लोरीन गया, कैथोड पे क्या गया? सोडियम चला गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि हमने क्या किया? एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट का सॉल्यूशन है, वाटर में डाल करके उसे घोल करके, यानी कि आप सब नमक पानी है, और उसमें हमने दो रॉड लगा दिए, बैटरी से जोड़ दिए। अगर रॉड का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस जिस रॉड से हम जोड़ेंगे उस रॉड के ऊपर क्लोरीन डिपॉजिट होगा। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस रॉड के ऊपर, उस रॉड के ऊपर सोडियम डिपॉजिट होगा। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, और इसमें भी हम, ये भी एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कौन सा है? एक्सोथर्मिक। कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं बाबा बन के बैठा खड़ा हूं, देखिए
जैसे भगवान लोगों के चारों तरफ ऐसे नहीं लाइट ऐसे निकलती है, ऐसे मेरे भी सर के चारों तरफ से निकल रही होगी। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखें, केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी रिलीज करेगी तो वो समझ जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एनर्जी रिलीज की तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे जब कैंडल जलेगी तो कैंडल जलने से एनर्जी हमें मिलेगी, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या कभी एसिड और वाटर को आपस में मिला दें या क्विक लाइम को वाटर में मिला दें तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का पहला एग्जांपल CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला एग्जांपल है। तो क्या सब लोगों ने पहला एग्जांपल देख लिया एक्सोथर्मिक का? नोट कर लिया फटाक से? ओके, बहुत, यानी कि आपने एक CaO कुछ और नहीं बल्कि चूना है, ये चूने को पानी में मिलाएंगे तो चूना पानी बन जाएगा। चूने को पानी में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, चूना पानी बन जाएगा। उस दौरान हमें एनर्जी मिलेगी, वो बहुत गर्म होता है, तो वो एक आपका एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या दूसरा एग्जांपल, कोयले को जब हम जलाएंगे तो कोयले को जलाने से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल आप नोट कर लें, C+O2 गिव्स CO2। सेकंड एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल, C+O2 गिव्स CO2। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा। एक बात, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना, देखता हूं कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं। दाल का पकना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? अगर मैं सही हूं तो बगैर चूल्हा जलाए दाल पका नहीं, यानी दाल पकने के लिए एनर्जी की जरूरत थी जो आपने दिया ही नहीं, और जब एनर्जी आपने दिया, आपने को दाल पकी नहीं, यानी दाल का पकना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो एक टाइप का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जिन लोगों ने एक्सोथर्मिक प्रोसेस लिखा था वो सब गलत है। चलिए आज का होमवर्क जरा ध्यान से देख लीजिए। आप एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सॉल्व ही करो, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर ने जो भी असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया है, जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है पहले चैप्टर का, वो सब कुछ आप पढ़ेंगे। जो कुछ भी नहीं आएगा तो उसके लिए आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सीधे कॉल कर सकते हैं या सीधे व्हाट्सएप आपको क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप कर दीजिए, और बस इतना बता दीजिएगा कि आप प्रेरणा से बोल रहे हैं। अगर मैं आपका नंबर मैं ना जान पाऊं तो ठीक है, या मैं आपको पहचान ना पाऊं तो आप ये बता देना, ठीक है। मैसेज करते समय आप जरूर लिख देना कि मैं इस बैच से बोल रहा हूँ, ताकि मैं आपका जवाब दे पाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, मैं टाइम नहीं मिल पाता मैं सबका जवाब दे पाऊं। स्पेशली प्रेरणा से जब लिख के आता है कि आई एम फ्रॉम प्रेरणा, तो मैं उसका जवाब तुरंत दे देता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये लेक्चर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया। ओके, एक मिनट, किसी ने कमेंट किया, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या कमेंट है चैट में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ठीक है बेटा, मैं सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए, अभी चूंकि ये सारी चीजें खत्म नहीं हुई तो जरा देखें, मैं सोडियम क्लोराइड के एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये देखिए आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान से देखें सब लोग। जिन लोगों को समझ में आ गया तो उनके लिए कोई बात नहीं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं वापस से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देख लें। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन डाल रखा है, ठीक है।
इसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी। अब बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला कनेक्ट कर रखा है और इसके नेगेटिव टर्मिनल से ये वाला कनेक्ट कर रखा है। तो जहां पे पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव उसकी तरफ भाग के जाएगा। नेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन पॉजिटिव वाले की तरफ भाग के जाएगा। जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है वो पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसकी तरफ कौन भागेगा? पॉजिटिव चार्ज भागेगा, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ भाग के आएगा। नेगेटिव इसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव इसकी तरफ भागेगा। आप ये बोल सकते हैं सोडियम क्या है? एक कैटायन है। क्लोरीन क्या है? एक एनायन है। एनायन एनोड की तरफ भागेगा, ए टू ए। एक इसकी तरफ भागेगा ए की तरफ, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड। ओके। सोडियम क्या है? कैटायन। किसकी तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ भागेगा, तो सी टू सी, सी सी ए ए। एक ए की तरफ भागेगा, सी सी की तरफ भागेगा, यानी कैटायन कैथोड की तरफ भागेगा और एनायन एनोड की तरफ भागेगा। तो कैथोड कौन है? कैथोड कौन है? ये वाला। कैटायन कौन है? सोडियम। सोडियम किस पे जब डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। एनायन कौन है? क्लोरीन। एनोड कौन है? ये वाला पोर्शन। तो एनायन किस पे डिपॉजिट होगा? एनोड पे। तो एनायन एनोड के ऊपर, कैटायन कैथोड के ऊपर। एक बार वापस लिख लें, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। कैटायन किस पे जाएगा? कैथोड पे। एनायन किस पे जाएगा? एनोड पे, यानी सी सी पे जाएगा, ए ए पे जाएगा। कैटायन कौन है? सोडियम। सोडियम कहां पे जाएगा? कैथोड पे, तो सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे। क्लोरीन कहां पे जाएगा? क्लोरीन क्या है? एनायन। कहां पे जाएगा? एनोड पे, यानी क्लोरीन डिपॉजिट होगा एनोड पे। क्या आप समझ में आ गया सब अच्छे से? फटाक से बता दीजिए। इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, और वो एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी एनर्जी दे रही है। ठीक है, ओके। तो ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोगों ने आज का लेक्चर बहुत ही मस्त तरीके से अच्छे से एंजॉय किया है। सब कुछ, सारे जितने टाइप के रिएक्शंस मैंने अभी आपको बताए, वो सारे रिएक्शंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़े। क्या आज के लेक्चर में कहीं किसी को कोई समस्या है? का कोई डाउट है? क्या आज के लेक्चर में कहीं पे किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, ओके, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से ब्रेक के बाद। ओके, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना रखूंगा। कभी कभी मुझे भी बोल दिया करो सर आप भी रखना। ठीक है, ओके, बाय बाय।